हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। आज हम फिर DMRC की नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से 41 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का। आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ डैश प्लग गेज द गो एंड नो गो and are on the same side of the gauge। यानी कि ये प्लग गेज की बात कर रहे हैं, एक ऐसे प्लग गेज की जिसमें गो एंड नॉन गो सिरा एक साइड होता है। तो कौन सा होता है, एडजस्टेबल में या फिर फिक्स टाइप में या फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज में या फिर डबल एंडेड प्लग गेज में। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? क्या एडजस्टेबल प्लग गेज में गो और नो गो सिरा एक साइड होता है, या फिक्स टाइप में, या प्रोग्रेसिव में, या डबल एंडेड प्लग गेज में? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? थर्ड नंबर का प्रोग्रेसिव प्लग गेज। जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है उसमें गो और नो गो सिरा एक साइड पे ही दिया रहता है। अब ये क्यों रहता है एक साइड पे? ये एक साइड पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे आपको टाइम सेव होता है, और एक ही साइड पे होने की वजह से आप आसानी से टाइम बचा के तुरंत उस जॉब में लगा के चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर का था, पोर्शन ऑफ द हैमर यूज फॉर फिक्सिंग द हैंडल इज कॉल्ड। क्या इसे आई होल बोला जाता है, क्या इसे पेन बोला जाता है, या फिर फेस, या फिर चौथा ऑप्शन चीक? दोस्तों इसमें बताना है, पोर्शन ऑफ द हैमर यूज फॉर फिक्सिंग द हैंडल इज कॉल्ड। जो हैंडल फिक्स होती है वो कौन से पोर्शन में हैमर के फिक्स होती है? क्या आई होल में होती है, या पेन में होती है, फेस में होती है, या चीक में होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आई होल। जो आई होल होता है, जो हैमर होता है उसका जो ये दोस्तों ऐसे, ये हैमर हो गई, ये कुछ इस प्रकार से होती है हैमर। यहाँ थोड़ा उठा रहता है। ये हैमर का जो आई होल होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, इसको आई होल बोलते हैं। यहीं पे आपकी हैंडल को फिट किया जाता है। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? आई होल। ये आई शेप में रहता है, इसलिए इस पोर्शन को आई होल बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 43 नंबर का था, कार्बन परसेंटेज इन हाई स्पीड स्टील टूल इज। यानी कि हाई स्पीड स्टील टूल में कार्बन का परसेंट कितना होता है? क्या 1 से 2% होता है, क्या 0.20 से 0.30% होता है, या 0.75 से 1% होता है, या 0.60 से 0.75% होता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कार्बन परसेंटेज हाई स्पीड स्टील में HSS हाई स्पीड स्टील टूल में कार्बन का परसेंटेज दोस्तों कितना होता है? बिल्कुल सही, 3 नंबर का। यस, 0.75 से 1%। जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.75 से 1% होती है, यानी कि 0.75 से 1%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 44 नंबर का, द पार्टिकल्स ऑफ सॉफ्ट मटेरियल टू गेट क्लॉग्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील व्हाइल ग्राइंडिंग, दिस इज कॉल्ड। जब हम ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंड करते हैं तो जो पार्टिकल जिसमें चिपक जाते हैं ग्राइंडिंग के दौरान, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या इसे ग्लेजिंग कहेंगे, या इसे ट्रूइंग कहेंगे, या इसे ड्रेसिंग कहेंगे, या इसे लोडिंग कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? अगर ग्राइंडिंग व्हील पे सॉफ्ट मटेरियल पे अगर इसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील पे कुछ मटेरियल चिपक जाते हैं, तो उसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेस को बोलेंगे दोस्तों लोडिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? लोडिंग। दोस्तों इसमें एक चीज और भी पूछी जाती है, ग्लेजिंग। और ग्लेजिंग कब होती है, किस टाइप का मटेरियल होता है, हार्ड या सॉफ्ट? तो जो ग्लेजिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें हार्ड मटेरियल होता है। सॉफ्ट की जगह ये जो सॉफ्ट देख रहे हो यहाँ पे हार्ड लिखा रहेगा, उसे ग्लेजिंग बोलते हैं। ये जो ग्लेजिंग है, ट्रूइंग किसी को सही करने के लिए किया जाता है। जैसे उसका भार एक तरफ भाग रहा है तो उसको सही करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील के। ऐसे ही ड्रेसिंग का होता है, या आप उसमें
धार लगा सकें, ग्राइंडिंग व्हील जो होती है उसको सही करने के प्रोसेस को ड्रेसिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियोस आने वाली है, तो उसमें ग्राइंडिंग वेल्डिंग सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाए। अभी तो क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, इसके बाद हर एक चीज़ के बारे में, लेंथ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, द टेल स्टॉक इज ऑफसेट बाई, क्या स्पिंडल ऑफ द टेल स्टॉक, बेस ऑफ द टेल स्टॉक, बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक, या होल स्टॉक एज अ यूनिट। तो दोस्तों इसमें बताना है जो टेल स्टॉक ऑफसेट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। क्या टेल स्टॉक को ऑफसेट करना है, जैसे लेथ मशीन है इसमें टेल स्टॉक को ऑफसेट करना है, तो ये किस तरीके से किया जाता है। क्या स्पिंडल ऑफ द टेल स्टॉक, क्या पूरा स्पिंडल टेल स्टॉक का निकालते हैं, क्या बेस ऑफ द टेल स्टॉक यानी कि बेस को अलग कर लेते हैं टेल स्टॉक से, क्या बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक, या फिर होल टेल स्टॉक एज अ यूनिट, या पूरा टेल स्टॉक को ही हटा देंगे ऑफसेट विधि में। तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में या तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक, यानी कि टेल स्टॉक की बॉडी को हटाते हैं ना कि पूरी यूनिट को। टेल स्टॉक इज ऑफसेट बाई बॉडी ऑफ द टेल स्टॉक। और ये ऑफसेट कब होता है, टेल स्टॉक ऑफसेट की एक विधि प्रोसेस होती है, उसमें टेल स्टॉक को ऑफसेट करते हैं। उससे इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं लेथ के द्वारा, जिसको मैं अलग से स्पेसिफिक वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको सही से समझ में आ जाएंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामों में नहीं हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल एंड इंक्रीजिंग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है, दो दो तीन तीन तरह के। इसमें क्या होगी, क्या फोर्जिंग की वजह से इसमें लेंथ में कम हो जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो जाता है, या फोल्डिंग में, या बेंडिंग में, या अपसेटिंग में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, इसमें राइट आंसर होगा अपसेटिंग में। अपसेटिंग में क्या होता है कि लेंथ आपकी जो ये आपकी ये जो लेंथ है, मान लीजिए ये पूरा एक जॉब है, ये इसकी लेंथ दी हुई है, तो ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द लेंथ, यानी कि लेंथ को कम कर दो। लेंथ को कम कर दिया अब इनकी, इसकी लेंथ को कम कर दिया तो इतना मटेरियल तो बच रहा है, तो कह रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ पहले इतनी थी, अब इसको कम कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये ये इसकी लेंथ अगर कम हो जाएगी तो ये चीज़ यहाँ एडजस्ट हो जाएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो ये जॉब थोड़ा पहले मान लीजिए इस प्रकार है, आगे चल के जब इसे छोटा करेंगे तो ये मोटा बन जाएगा, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। तो इस विधि को क्या कहेंगे, अपसेटिंग, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाने की विधि को अपसेटिंग बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसमें पूछ रहा है सोल्डर वायर इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग मेल्ट एट। तो सोल्डर वायर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में कितने पे मेल्ट कर जाता है, जो सोल्डर वायर होता है। तो जो सोल्डर वायर होता है क्या 600 डिग्री पे मेल्ट करेगा, या 800 डिग्री, या 200 डिग्री, या फिर 400 डिग्री। तो ये कितने डिग्री पे मेल्ट करता है दोस्तों, 200 डिग्री सेल्सियस पे। जो सोल्डर का वायर होता है जब इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग करते हैं तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 200 डिग्री। सोल्डर वायर को 200 डिग्री जब सोल्डरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक तो ये मेल्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 48 नंबर का क्वेश्चन, अ बेंट स्निप इज यूज टू। जो बेंट स्निप होती है वो किस लिए यूज करते हैं, कट द शीट मेटल अलोंग कर्व लाइंस, रिमूव द बर, या फिर मेक होल्स इन शीट, बेंड द शीट। इसमें क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बेंट स्निप जो होती है, एक स्निप सीधी आती है और एक स्निप बेंड होती है। तो जो बेंड स्निप होती है वो किस लिए यूज की जाती है, कट द शीट अलोंग कर्व लाइंस। ये बेंड होगी तो ये आसानी से, जैसे ये कर्व लाइन है तो इसमें आसानी से कट कर पाएगी। अगर ये स्ट्रेट होगी तो ये सही कट नहीं कर पाएगी, आपको उसको घुमाना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी बेंडिंग रहती है वहाँ पे बेंड स्निप का प्रयोग किया जाता है, कर्व लाइन, सॉरी दोस्तों, जहाँ भी कर्व लाइन होगी वहाँ बेंड स्निप का यूज करेंगे और वो आसानी से काटता हुआ चला जाएगा। चलिए दोस्तों 49 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये
क्वेश्चन है द नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कैन बी चेक्ड विद क्या मेट्रिक रूल से चेक करेंगे या टूल गेज से, क्या रिंग गेज से या स्क्रू पिच गेज से। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों द नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच कैन बी चेक्ड विद किससे चेक करते हैं, थ्रेड पर इंच जो होता है वो किससे चेक करते हैं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, स्क्रू पिच गेज से। इससे चेक करेंगे, स्क्रू पिच गेज से, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकोमोडेट 4 पाइप इन अ पाइप फिटिंग। अब ये पूछ रहा है 4 पाइप लगाने हैं आपको, तो ये किस में लग सकती है आपकी 4 पाइप्स। इस चीज में आपके 4 पाइप लग सकते हैं, क्या क्रॉस में, क्या एल्बो में, या सॉकेट में, या फिर टी में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकोमोडेट 4 पाइप इन अ पाइप फिटिंग में अगर 4 पाइप लगाने हैं तो आपको क्रॉस में लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, कितने हो गए, 4। ये एक पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। यानी कि ये जो क्रॉस बनता है तो इसमें आप 4 पाइपों को लगा सकते हैं। एल्बो में आप नहीं लगा सकते, एल्बो में ये एक पहला पाइप आ जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो बात कर ले टी में, टी में आपका ऐसे बन जाएंगे, उनमें 3 पाइप रहेंगे, तो ये टी शेप वाला हो गया। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और सॉकेट तो सॉकेट अलग ही होता है, ये कोई जॉइंट नहीं है इसमें, तो सॉकेट लगा के पाइप को छोटा रेड्यूसर से ज्वाइंट कर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर का था पोर्शन ऑफ शाफ्ट कैरीड इन द बेयरिंग इज ऑफ्टन रेफर टू एज। जो शाफ्ट की बेयरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, द पोर्शन ऑफ द शाफ्ट कैरीड इन द बेयरिंग इज ऑफ्टन रेफर टू एज। का केज बोलेंगे, या रेज बोलेंगे, या जर्नल बोलेंगे, या थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जो सॉफ्ट, जहाँ पे बेयरिंग के अंदर जो सॉफ्ट रहती है, जो ऐसा लगा रहता है, उस एरिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको जर्नल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, जर्नल। चलिए दोस्तों 52 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूल विच इज यूज टू एनलार्ज ड्रिल होल इज कॉल्ड। जो ड्रिल किया हो गया होल होता है उसको अगर बढ़ाना हो, जैसे ये ड्रिल मशीन है, यहाँ पे इतना होल किया है, तो अगर इस होल से थोड़ा सा बढ़ाना हो होल को, हल्का सा बिल्कुल, तो कौन से युक्ति का प्रयोग करेंगे, क्या फॉर्म टूल का, क्या राइट हैंड टर्निंग टूल का, या फेसिंग टूल का, या बोरिंग टूल का। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बोरिंग टूल। इनलार्ज करने की जब बात आती है तो बोरिंग टूल का यूज किया जाता है। बोरिंग टूल के यूज करने से, अगर जैसे इतना ड्रिल है आपका, तो जब बोर चलाते हैं तो वो उससे थोड़ा सा में ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से वो होल बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बोरिंग टूल का यूज़ किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। कभी कभी इनलार्जिंग इनलार्जिंग में अगर रीमर दिया होता तो आपका राइट आंसर रीमर ही होता, लेकिन इधर पे आपको बोरिंग टूल दिया हुआ है, तो इसलिए बोरिंग टूल को सही क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर का था चेक यूज इन अ लेथ एज अ इंडिपेंडेंट चेक इज अ 4 जॉ चक, कैच प्लेट, 3 जॉ चक, ड्राइविंग प्लेट। हम दोस्तों इसमें पूछ रहे हैं कि जो चक होता है वो लेथ में जो यूज किया जाता है उसे इंडिपेंडेंट चक किसे बोलते हैं दोस्तों, 4 जॉ चक और 3 जॉ चक। इनमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका 4 जॉ चक है। 4 जॉ चक को ही इंडिपेंडेंट चक बोलते हैं, जबकि 3 जॉ चक को सेल्फ सेंटरिंग चक बोलते हैं। यानी कि एक साइड से कसते हैं और बाकी दोनों साइड से अपने आप टाइट हो जाता है, जबकि 4 जॉ चक होता है उसे चारों तरफ से कसा जा सकता है। और उसका एक एडवांटेज रहता है कि किसी भी क्रिटिकल जॉब को वो बिल्कुल प्रिसीजन से टाइट कर सकते हैं और प्रेशर इक्वली हो सकता है, जबकि सेल्फ सेंटरिंग चेक में ऐसा नहीं होता। अगर एक तरफ से आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से कम टाइट हो जाता है, कम टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट का चांसेस रहता है। बट फोर जो चौक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चारों साइड से आप उसे टाइट कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एनीलिंग इज टू।
दोस्तों बताना है यहाँ पे अनिलिंग का मेन पर्पस क्या है, क्या इंक्रीज द टफनेस को, या इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, या रिमूव डिस्टॉर्शन, या इंक्रीज द हार्डनेस। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है अनिलिंग का मेन पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों एनिलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। एनिलिंग इसलिए की जाती है ताकि उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी हो सके। अब ये एनिलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब मटेरियल पे कंटिन्यूसली कटिंग वगैरह करने से उसकी कटिंग इंटरनल स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जिसको सुधारने के लिए मशीन करने के लिए, मशीन लायक बनाने के लिए उसमें एनीलिंग की जाती है, जिससे वो मटेरियल को ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग आसानी से की जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द आरपीएम टू सेट फॉर अ जॉब ऑफ 70 mm इन डायमीटर टू बी कट एट 33 मीटर पर मिनट। दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगता है आपका, इसे बोलते हैं कटिंग स्पीड का फॉर्मूला रहता है पाई डी एन। यहाँ पे सॉरी दोस्तों ये सही से लिख नहीं पा रहे इसमें, ये कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई डी एन, ये पाई डी एन अपॉन 1000, पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। यहाँ पे आपको डायमीटर यानी कि डी दिया हुआ है और 33 मीटर यानी कि ये आपका कट है। तो यहाँ पे आप पाई और डायमीटर की, और यहाँ पे एन दिया हुआ है, एन हो गया आपका 33 मीटर पर मिनट, और पाई हो गया आपका जॉब जॉब का डाया होगा, 70 mm का डाया है, और 33 मीटर पर मिनट की रफ्तार से ये कट कर रहा है, यानी कि ये आपकी होगी कटिंग स्पीड। तो दोस्तों इसका फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ फॉर्मूला लिख लें कटिंग स्पीड का, ये पाई हो गया, ये आपका डी हो गया, ये एन हो गया, ये अपॉन 1000। कटिंग स्पीड आपकी देखिए दोस्तों कितनी दी हुई है, यहाँ पे 33 दी हुई है कटिंग स्पीड, और पाई की जगह पाई आप ऐसे लिख दीजिए। डी आपका दिया हुआ है 70, एन भी आपका दिया हुआ है, इसको सॉरी एन आपको नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 1000, और 1000 को 33, 1000 में से आपका एक जीरो यहाँ कट जाएगा, और ये पाई को आप 22/7 भी लिख सकते हैं। 22/7 लिखने से आपका ये 7 इससे कट जाएगा, तो 22 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 33, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 33 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कितना बचा है 100 बचा है। अब ये इजली ये 11 2 जा, ये 11 3 जा, 300/2 यानी कि 150 आरपीएम आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो आपका ऑप्शन 150 सही है। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मैं अलग से करवाने वाला हूँ, जिससे ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ गियर आर द टीथ कट एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द गियर। इन्हें बताना है इन विच टाइप ऑफ गियर आर द टीथ कट एट एन एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द गियर, के एक एंगल पे कटा होता है, क्या हेलिकल गियर में, वॉर्म गियर में, बेवल गियर में, या स्पर गियर में। तो दोस्तों गियर से काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ट्रांसमिशन से स्पेशली, और डीएमआरसी, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसके एक अलग वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ उसमें बारे में एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे, तो उसके बाद आपको कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे लोगे।
56 नंबर का आपका ऑप्शन है हेलिकल गियर। जो हेलिकल गियर होता है वो एक एंगल में बने होते हैं, और यहाँ पे स्पर गियर की बात करें तो 180 डिग्री में बना होता है स्पर गियर, और हेलिकल गियर एक एंगल में बने होते हैं। और एक होता है हेयरिंग बोन गियर जो कि दो दो टाइप के एंगल में बना होता है। दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके बाद में आपको इसके नई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिक वीडियो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन 57 नंबर का। द साइज ऑफ द फिलर रॉड इज स्पेसिफाइड बाय। जो फिलर रॉड होती है उसका साइज कैसे स्पेसिफाइड होता है? क्या डायमीटर से, या फिर लेंथ से, या फिर टाइप ऑफ कोर यूज से, या फिर टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज? जो फिलर रॉड होती है वेल्डिंग के दौरान जिसे यूज किया जाता है उसका साइज कैसे लिया जाता है, किस चीज से स्पेसिफाई किया जाता है? तो पहले नंबर का क्या होगा? ये डायमीटर। जितना मोटा होगा वो उसका साइज उतना बड़ा होता चला जाएगा। द साइज ऑफ फिलर रॉड इज स्पेसिफाइड बाई डायमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फिक्चर इज अ प्रोडक्शन टूल दैट कंट्रोल द कटिंग टूल। फिक्चर क्या है? वो कंट्रोल कटिंग टूल को कंट्रोल करता है, या लोकेट द कंपोनेंट, या होल्ड द कंपोनेंट, या लोकेट एंड होल्ड द कंपोनेंट? तो दोस्तों यहाँ आपको फिक्चर और जिग के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये फिक्चर क्या है। जो फिक्चर होता है वो क्या कंट्रोल करता है कटिंग टूल को? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो। क्या ये कंपोनेंट को लोकेट करता है? ये भी नहीं है। ये लोकेट लोकेट भी करता है, और ये तीसरे नंबर पर होल्ड भी करता है, यानी कि दोनों ही चीज़ें करता है, लोकेट के साथ साथ होल्ड करता है। इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि लोकेट एंड होल्ड द कंपोनेंट। A fixture is a production tool that locates and hold the component, यानी कि फिक्चर का क्या काम है? लोकेट भी करता है और होल्ड भी करता है जॉब को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 59 नंबर का। द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील वाइल हार्डनिंग इज 960 डिग्री, 900 डिग्री, 723 डिग्री सेल्सियस, या 560 डिग्री सेल्सियस? दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा रही है, हीट ट्रीटमेंट से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील वाइल हार्डनिंग। हार्डनिंग के दौरान हाई कार्बन स्टील के लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं। कितने होते हैं? 723 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 723 डिग्री सेल्सियस। द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील इज 723 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। A joint between two pieces lying in the same plane is called सिंगल वी, स्क्वायर एज, बट जॉइंट, या सिंगल जे? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अ जॉइंट बिटवीन टू पीस लाइंग इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ये है और एक ये है। तो यहाँ आपको बताना है कि दो पीसेज रखे गए हैं सेम प्लेन में। ये आपका एक प्लेन हो गया, इसमें दो पीसेज रखे गए हैं। तो बताना है ये कौन सा जॉइंट है। क्या सिंगल वी जॉइंट है? नहीं, वी होता तो ये शेप ऐसे रहता, तो ये तो है नहीं। स्क्वायर एज है? स्क्वायर एज भी नहीं है। बट जॉइंट बिल्कुल सही है, बट जॉइंट है। इसमें एज टू एज मिलते हैं, एक प्लेन में भी होते हैं और एज टू एज मिलते हैं ऐसे, और यहाँ वेल्डिंग कर देते हैं। यहाँ दोस्तों इस एरिया में वेल्डिंग हो जाएगी। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया? बट जॉइंट। सही ऑप्शन क्या है? बट जॉइंट। चलिए दोस्तों ये 20 क्वेश्चन है, और बाकी 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको आगे के वीडियोस इसमें मिल जाएं जो काफ़ी आपके हेल्पफुल होने हैं। अभी इसको सिंगल वी, सिंगल ग्रू, स्क्वायर एज, बट जॉइंट और सिंगल जे, ये वेल्डिंग जॉइंट जो है उसके बारे में मैं स्पेसिफिक वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। जय हिंद।